Good afternoon, student. Today we discuss about colorectal cancer. It is the disease of Emerson second oncology, the very first unit of oncologist topic. And yesterday I teach you about the stomach cancer. So let's start. First, we have discussed about the introductory part of colorectal cancer. So here कोलोरेक्टल कैंसर कॉलॉन और रेक्टम दोनों में ओरिजिनेट होता है, ठीक है। और जैसे कि जो लार्ज इंटेस्टाइन, कॉलॉन हम किसको डिफाइन करते हैं, और ये वर्ड जो है किसको डिराइव करता है, कॉलॉन मीन्स होता है लार्ज इंटेस्टाइन, ओके। सो कॉलॉन और रेक्टम में जो कैंसर होता है दैट इज नोन एज कॉलोरेक्टल कैंसर, ओके। अब यहाँ पे जैसे कि सपोज मैं बता रही हूँ, दिस इज अपेंडिक्स, दिस इज असेंडिंग कॉलॉन, ट्रांसवर्स कॉलॉन, ओके, डिसेंडिंग कॉलॉन, सिग्मोइड कॉलॉन, रेक्टम, and this is anus, okay. So here this is the whole colon of your intestine. This is large intestine which is known as colon, and here the rectum is also involved in it. अगर ये जो कैंसरस सेल की ग्रोथ है, सपोज ये जो कैंसरस सेल की ग्रोथ हो रही है यहाँ पर इस कंडीशन में, ये हो जाएगा कोलोरेक्टल कैंसर, क्योंकि यहाँ ये सिग्मोइड कॉलम के जस्ट इधर पे डिसेंडिंग और रेक्टल के बीच में अगर कोई डिजीज हो रही है तो यहाँ पे इस डिजीज का नाम क्या आ जाएगा, कोलोरेक्टल डिजीज, ओके। सो अगर और ये लार्ज बॉवल कैंसर भी कहलाता है, या रेक्टल कैंसर भी कहलाता है, या कॉलॉन कैंसर भी कहलाता है। ये कॉमनली डिफाइन होता है कैंसर के टाइप, मतलब ये कैंसर का टाइप है। इसमें स्टमक कैंसर और रेक्टल कैंसर बहुत सारे टाइप आ जाते हैं इसमें, गैस्ट्रिक वाले में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि कॉलॉन में जो कैंसरस सेल ग्रोथ हो रही है, अब चाहे वो अपेंडिक्स के साइड में हो या रेक्टम के साइड में हो, ठीक है, इनिशियली ये क्या कर रही है, कोलैप्स कर रही है, ठीक है। कोलैप्स करने के कारण एडिनोमा होता है। एडिनोमा होने के कारण एबनॉर्मल ग्रोथ हो रहे हैं टिश्यूज के, सेल और टिश्यूज के। सो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या हो रहा है, कोलोरेक्टल कैंसर कॉज हो रहा है ना। तो अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन क्या है, मैंने बोर्ड पर मेंशन की है, आप सब देख सकते हैं। कैंसर दैट ओरिजिनेट इन द कॉलॉन or rectum may be called as colon cancer or large bowel cancer. Rectal cancer or colorectal cancer, colon, is term most commonly used as to refer to this type of cancer. Colorectal cancer includes the cancerous growth in the colon, rectum, and appendix. These disease often begins as an initial polyps, also called adenoma, which is an abnormal growth of tissue in the colon, okay. तो यहाँ पे जो कैंसरस सेल है वो कार्सिनोमा सेल जो होती है वो ग्रो करने, उसमें डिविजन होते जाता है और वो पूरे ऑर्गन्स को या पूरे अपने पेरिटोनियम कैविटी में भी इफेक्ट करती है। अब अगर कॉलॉन कैंसर हो रहा है तो वो एनएस तक आएगा, एनएस से बाकी ऑर्गन्स को भी इन्फेक्ट करेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें रेक्टल कैंसर के लिए डिफाइन की गई है, ओके। सो अब हम बात करते हैं इसकी कॉज एंड रिस्क फैक्टर के बारे में। तो इसका कॉज एंड रिस्क फैक्टर क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहला कॉज तो होगा एज एंड सेक्स बहुत ज़्यादा मैटर करता है यहाँ पे सर्जरिकल रिलेटेड डिजीज़ या सर्जरी रिलेटेड डिजीज़ में। और इसमें जो
एज फैक्टर है वो अबव 30 होता है, क्योंकि जितनी भी डिजीज़ है वो बिलो 30 तो फाइट कर लेता है हमारा शरीर, है ना। बट अगर यहाँ पे एज 30 से 50 की हो रही है तो फिर नहीं हो पाएगा। हमारी जो हेल्थ होती है, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होने के कारण ये चीज़ें, हमारा शरीर उन चीज़ों से लड़ नहीं पाता। ओके, उनमें इसमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती। तो आफ्टर द एज ऑफ, या एज आफ्टर द एज ऑफ 50। ओके, देन द सेकेंड वन इज डाइट। हमारी डाइट कैसे होनी चाहिए? देखो, अब इस कंडीशन में डाइट का क्या रोल प्ले है, कि डाइट का रोल प्ले इस तरीके से है, अगर किसी को अल्सरेटिव कोलाइटिस है, कोलाइटिस इन द सेंस कॉलन भी आ गया, ठीक है, तो अगर वो स्मोक्ड फूड या ज़्यादा रॉ चीज़ें या रॉ मीट वगैरह खाता है, हमारे जो रोएज होते हैं, हमारा जो स्टमक है, सपोज दिस इज आवर स्टमक, ओके, और इसमें जो लाइंस होती है दैट इज रोएज विच कैरी HCl. HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट इज वेरी एसिडिक इन नेचर, ठीक है, मतलब ये इतना एसिडिक होता है कि ये सच में अगर अगर ये किसी चीज़ को अगर ये भी आ जाए उसके कांटेक्ट में तो मेल्ट हो जाएगा। सो हमारा स्टमक जो है वो क्यों नहीं होता, हमारे स्टमक में तो स्किन होती है, ये इसीलिए नहीं होता क्योंकि हमारे स्टमक में ये जो रोएज बने होते हैं, रोएज का काम होता है उस HCl को सिक्रीट करना और संभालना, ठीक है। तो जो भी चीज़ हम खाते हैं इसी HCl के थ्रू, यही एक HCl का pH के थ्रू क्या करता है, ये डाइजेस्ट करता है। ऐसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो ये डाइजेस्ट कर ले, और ये सारी जो HCl का जो सिक्रीशन करता है वो क्या करता है, हमारे स्टमक में रोएज करता है, ठीक है। अब ये HCl होने की वजह से आप और ज़्यादा स्मोक्ड फूड खाओगे, दिस विल इंक्रीज द लेवल ऑफ सिक्रेशन, देन बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है, इसके होने की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सिक्रेशन हुआ ज़्यादा। अब इस कंडीशन में यहाँ पर ये जो HCl निकल रहा है, इस कंडीशन में यहाँ पे क्या होगा, और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा अमाउंट, है ना। और जैसे ही अमाउंट इंक्रीज होगा उस कंडीशन में हमको अल्सर्स आने लगेंगे। अब बॉडी कैसे भी रिएक्ट करेगी ही करेगी, क्योंकि हमको उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए मोर HCl वी नीडेड, our stomach need more HCl to dilute or to dissolve the food or to break down the food, so that यहाँ पर इंक्रीज होगा तो यहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा, और यहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा तो सीधा वो कॉलन में भी इफेक्ट डालेगा। दिस इज आवर लार्ज इंटेस्टाइन, दिस इज डिओडिनम, दिस इज जिजनम, दिस इज इलियम, एंड देन हियर द लार्ज इंटेस्टाइन विल इस तरीके से असेंबल होके यहाँ एनएस तक आता है। तो ये इस तरीके से अफेक्ट करेगा फिर पूरी जगह पे। अब अल्सरेटिव कोलाइटिस है, डाइट अच्छी नहीं है, कैंसर बनने के चांसेस होने लगेंगे, क्योंकि बॉडी हमारी कब तक अल्सर्स झेलेगी, राइट, तो वहाँ पे टिश्यू ग्रोथ होने लगेगी, तो इसलिए डाइट का इफेक्ट है यहाँ पे। नंबर 4 यहाँ पे जेनेटिक डिसऑर्डर। अब जेनेटिकली अगर ट्रांसफर हो रहा है, कोई भी डिजीज है, जीन्स आते हैं, चाहे वो उस टाइम पे एक्टिवेट नहीं हो पर कुछ टाइम बाद वो एक्टिवेट हो जाते हैं, तो यहाँ पे जेनेटिक डिसऑर्डर हो की वजह से भी हो सकता है। जेनेटिक जीन्स, हाँ। देन आफ्टर दैट फैमिली हिस्ट्री, family history, then the personal history of cancer, then the 6th, history of inflammation of bowel disease, history of inflammation
of bowel disease. Okay, then obesity. It is also known as etiology. The causative factor is also known as the etiology और risk factor, क्योंकि यही कॉज और यही etiology की वजह से डिजीज कॉज हो रही है. इन चीज़ों के इन कारण है ये कि इन चीज़ों की वजह से ऐसा हो सकता है. ठीक है, सो दैट हम यहाँ पे मेंशन मैंने नहीं किया है, बट इट इज etiology और कॉज और रिस्क फैक्टर ऑल्सो. ओके, देन वायरस. After that, smoking and alcohol. So this is the point where all the etiologies has to be happening to cause this condition. Okay, so first we discuss about the age above 50, क्योंकि हमारी बॉडी इतनी कैपेबल नहीं होती है कि हम उस एज में उस चीज़ को टॉलरेट कर सकें. ठीक है, फिर डाइट का बहुत, अभी मैंने जैसे पूरा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करके बताया कि अगर रोएज में से ज़्यादा एक्सियल सिक्रेशन होगा तो फिर ये चीज़ें ज़्यादा अफेक्ट करेगी. नेक्स्ट हम बात करते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर की. तो जीन्स हमारे कुछ ऐसे होते हैं जो उस टाइम पे एक्टिव नहीं होते. आफ्टर दैट, आफ्टर सम टाइम और आफ्टर फ्यू ईयर्स किसी एक चाइल्ड में वो चीज़ एक्टिवेट हो जाए तो उस कंडीशन में हो सकते हैं. फैमिली हिस्ट्री, अब फैमिली हिस्ट्री जेनेटिक जीन्स में कभी किसी को हुआ होगा तो वही उनके कांटेक्ट में या वो जीन्स उसके कांटेक्ट में आके और फिर उनको हो गया, है ना. पर्सनल हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री में आपका ये आ जाएगा आपका लाइफस्टाइल, आपकी हैबिट्स. ठीक है, व्हाट यू कंज्यूम, आप अल्कोहल लेते हैं, आप टबैको हैं, आपका पर्सनल लाइफस्टाइल कैसा है, आप किस तरीके से या किस जगह से बिलोंग करते हैं, आप कितना ज़्यादा उस चीज़ को, मतलब वो सारी चीज़ें किस में आ जाएगी, पर्सनल हिस्ट्री में. तो जिसके कारण ये चीज़ें होने के चांसेस होते हैं. ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इन्फ्लेमेशन, आपको ये शिकायत है पहले से ही कि भाई बॉवल में इन्फ्लेमेशन होता है. ठीक है, यहाँ मतलब इन्फ्लेमेशन हमको कॉलन में हो रहा है तो उस वजह से भी होने के चांसेस है. नेक्स्ट इज बॉवल डिजीज, किसी भी तरह की बॉवल डिजीज के कारण इन्फ्लेमेशन. अब जैसे मैंने अल्सरेटिव कोलाइटिस का लिया, गैस्ट्राइटिस का हो सकता है ना, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, तो ये सारी कंडीशन इसमें आ जाएगी. देन ओबेसिटी एंड वायरस. ओबेसिटी, obese patient lack of activity, lack of फिजिकल एक्टिविटी होने के कारण ये चीज़ें ज़्यादा इफेक्ट करेगी, क्योंकि हमारा स्टमक नीड्स एक्सरसाइज टू डाइजेस्ट फूड. इफ वी eat and just sitting in one position, that will become very problematic to us. So that हमें ओबेसिटी वाले पेशेंट को भी ये चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, बिकॉज दे ईट जंक फूड, or maybe they eat smoked food, maybe they eat red meat, maybe they eat chicken always all the time, so that it may leads to the colorectal cancer. Then virus, any kind of virus that is that we consume by the food, or that any foreign virus is inserting in our body, so that it may create cell growth and which leads to the colorectal cancer. Smoking and alcohol will also affect the colon, so that these all etiology are affect to the colon, so the colorectal condition has to be appear. Okay, next we have come to the pathophysiology. Oh sorry, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन. तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या होगा, कोई भी नॉन स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन तो होगा नहीं. हम क्या करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम इसका डायग्नोस्टिक पार्ट बनाते हैं तो कोई स्पेसिफिक कंडीशन पे नहीं बनाते, हमको इसके सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देने पड़ते हैं, राइट. तो अभी यहाँ पे इसका कोई नॉन स्पेसिफिक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन नहीं होगा, इसके सेवरल क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होंगे, जैसे कि बॉवल हैबिट, रिबन लाइक स्टूल होना, ठीक है, डायरिया होना, कॉन्स्टिपेशन होना,
रेड एंड डार्क ब्लडी स्टूल होना, नॉशिया, वोमिटिंग, वेट लॉस, रेक्टल पेन। ओके, रेक्टल इन द सेंस कि हमारे एब्डोमेन के 9 रीजन होते हैं, तो 9 रीजन में से कोई एक रीजन मीन्स रेक्टल का जहाँ पे प्रेजेंट होता है, विच इज नोन एज इलियोसिकल या इलियम रीजन या फिर रीनल रीजन, which is also known as, yeah, so that epigastric region से बिलोंग करते हुए हमारे बॉडी का जो 8th रीजन होता है वहाँ पर जाके कॉज हो जाना, दैट इज जस्ट बिलो द अम्बिलिकल रीजन, वहाँ पे जो है दैट इज रेक्टल रीजन, एंड वहाँ पे कॉज होना, तो वहाँ पे पेन होना बहुत ज़्यादा, ठीक है। फिर डाइजेशन में प्रॉब्लम होना, इंडाइजेशन होना, क्रैम्प्स आना, ब्लोटिंग फील करना। सो दीज आर दी symptoms of colorectal cancer. I write here so you may be better understand. Clinical manifestation. Okay, so the number one point is clinical manifestation. It is ribbon-like stool. Then the second one point is abdominal pain. Third part is cramps, bloating. Number 4, bloating. Number 5, abdominal pain and nausea, vomiting. Indigestion. After that, constipation also happen sometimes. Okay. So these are the clinical manifestation in which we have seen ribbon-like stool होते हैं, abdominal pain हो सकता है, cramps होते हैं, bloating फील होता है, ब्लोटिंग इन द सेंस कि पेट फूला फूला लगता है, भारी भारी सा, नौशिया वोमिटिंग हो सकता है, इंडिजेशन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, ठीक है, रेक्टल रीजन में पेन हो सकता है ना, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन आ सकते हैं, ब्लीडिंग स्टूल हो सकता है, बहुत सारे इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से हो सकता है ब्लीडिंग स्टूल। तो दीज आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जिसमें कोलोरेक्टल कैंसर में ये सारी चीज़ें होने के चांसेस होते हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव कम टू द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द कॉलर या फिर कोलोरेक्टल कैंसर। तो सबसे पहला मैंने आपको पैथोफिजियोलॉजी लिखने का एक अच्छा सा इजी सा तरीका ये है कि आप हमेशा इटियोलॉजी देखो। इटियोलॉजी क्या बोल रहा है, कोलोरेक्टल कैंसर हो कैसे रहा है स्टेप बाय स्टेप, है ना, उसकी पैथोफिजियो क्या है, ठीक है, पैथोलॉजी क्या है कि किस तरीके से वो इंसर्ट हो रहा है, ठीक है, ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है, राइट। इस सारी कंडीशन में आप क्या लिखोगे, पैथोफिजियोलॉजी। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ड्यू टू एनी etiological फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल हम कुछ भी ले लें, इसमें से कोई भी एक फैक्टर ले लें, सपोज हमने स्मोकिंग एंड अल्कोहल ले लिया, डाइट ले लिया, जेनेटिक डिसऑर्डर ले लिया, ठीक है। डाइट, ओबेसिटी,
Okay, in that case here, in that case the colorectal cancer is doesn't happen suddenly, it is originate in the colon. ठीक है, so that which create which originate sorry the growth of the cell in the intestine. Due to this, what the things will happen after that? क्या क्या होने लगेगा? अब यहाँ पर हमको क्या लिखना है? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हमने क्या क्या देखा था कि हमको क्या हो रहा है? ब्लोटिंग हो रही है, ब्लोटिंग, ओके, स्टूल with blood, or maybe nausea, vomiting, or maybe cramps, is happen. अब देखो यहाँ पे हमने इटियोलॉजी लिया, अब उस इटियोलॉजी की वजह से यहाँ पे ग्रोथ हो रही है और ये ग्रोथ कंटिन्यूस वे में होगी, ठीक है। अब इस ग्रोथ की वजह से यहाँ पे क्या आ रहा है? स्टूल विद ब्लड, नोशिया, वोमिटिंग, क्रैम्प्स हो रहे हैं, ठीक है, जो कि क्या लीड करेंगे आपको? विच में लीड्स टू दी obstruction, or maybe sometimes the intestinal obstruction, or blood bleeding, internal bleeding will be happen. But here it is not mentioned. Let's come to the direct colorectal cancer, which it lead to the carcinoma growth in the intestine. Due to this, colorectal cancer is happen or occur. Okay, so this is the point of पैथोफिजियोलॉजी। पहले क्या हो रहा है? उसको अल्कोहल और डाइट और ओबेसिटी की वजह से ये चीज़ें कॉज कर रही है क्या? ग्रोथ, सेल की ग्रोथ, ओके, इंटेस्टाइन में। देन आफ्टर दैट उस ग्रोथ की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है? ब्लोटिंग, स्टूल विद ब्लड, नोशिया, वोमिटिंग, क्रैम्प्स, कॉन्स्टिपेशन, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, जितने भी हमने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में लिखा वो सारी चीज़ें। आफ्टर दैट ये क्या कर रहा है? कार्सिनोमा सेल्स को और ज़्यादा ग्रो कर रहा है इंटेस्टाइन में, जिसके कारण हमको क्या हो रहा है? यहाँ पे कॉलोरेक्टल कैंसर, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जा रहा है? कॉलोरेक्टल कैंसर हो जा रहा है। अब हम बात करेंगे इसके डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट के बारे में। देखो सभी में डायग्नोसिस एक ही जैसा होगा। हम डायग्नोसिस क्या करते हैं यहाँ पे? हमेशा हमको लेबोरेटरी टेस्ट करने होंगे, हमको सीटी स्कैन, एमआरआई करना होगा, ठीक है, एज वेल एज एक्सरे भी करना होगा, कॉलोनोस्कोपी भी करना होगा, जिसमें हम ये देख सके कि यहाँ पर कहाँ पर किस पोर्शन में है, किस जगह पर है। तो ये सारी चीज़ें डायग्नोसिस में आ जाएगी। हम सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करेंगे, हम कैंसर को हील नहीं करेंगे इस जगह पर, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें आ जाएगी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट मैंने बताया है पहले भी हर डिजीज़ में कि 3 तरीके से मैनेजमेंट देखते हैं। पहला होता है मेडिकल मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट में हम सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे, फार्मास्यूटिकल्स चीज़ें देंगे, एंड देन आफ्टर दैट वी हैव कम टू द डायरेक्टली सर्जरी। ओके, सो सर्जरी में हम उसको हेमिलेक्टॉमी करेंगे, कोरेक्टल कैंसर को रिड्यूस करने के लिए कोलेक्टॉमी करेंगे। सर्जरी में मैनेजमेंट सबसे पहली सर्जरी आ गई कोलोरेक्टॉमी, ओके। दूसरी हम हेमिलेक्टॉमी, ठीक है। तीसरी जो हम करेंगे वो हम करेंगे लैप्रोस्कोपी करके सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करेंगे, ठीक है। अभी कोलोरेक्टॉमी है जिसमें हम कॉलन और रेक्टम को कट करके डायरेक्टली इंसर्ट कर देंगे, डायरेक्टली दूसरे पोर्शन को अटैच कर देंगे। हेमिलेक्टॉमी जो हीलियम है उसको कट करके और यहाँ पे उसकी उसको कट करके डायरेक्टली हम दूसरे जैसे असेंडिंग डिसेंडिंग कॉलम है उसको मतलब ट्रांसवर्स और सिग्मोइड को अटैच करके और फिर डायरेक्टली एनएस से अटैच कर देंगे। लेप्रोस्कोपी सर्जरी होती है जो डायरेक्ट इंसर्ट करके हम वो सर्जरी बाय द स्कोपिक विजन हम उसको क्लियर आउट कर सकते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे मैनेजमेंट में, हम कीमोथेरेपी देंगे, देन हम इसको इम्यूनोथेरेपी देंगे, फिर रेडिएशन थेरेपी देंगे। ओके, हम ये सारी चीज़ें करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे हम इसके प्रिवेंशन के बारे में। इसके बाद हम नर्सिंग मैनेजमेंट ज़रूर देखेंगे। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, नर्सिंग मैनेजमेंट में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो मेडिसिनस चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल हम डायग्नोस्टिक प्रोसीजर और टेस्ट, क्योंकि सर्जरी परफॉर्म हो रही है तो प्री और पोस्ट दोनों बनेगा, तो हम डायग्नोस्टिक के जो प्रोसीजर टेस्ट है उनको देखेंगे, कॉपरेशन करेंगे कि उसको रिलैक्स हो सके, ठीक है। फिर एनजी ट्यूब वगैरह डला है, आईवी फ्लूइड चल रहा है, पीसीए पंप चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इंसिशन केयर करेंगे, इंसिशन मतलब जो कट लगा है, ठीक है, उसकी भी केयर करनी है, ठीक है। आफ्टर हम प्री और पोस्ट कॉम्प्लिकेशन जो है, ठीक है, इनएक्टिव स्पायरोमीटर से हम उसको कैलकुलेट करेंगे कि भाई प्री में कितना था, इनटेक आउटपुट भी मैनेज करना है हमको कि ऑपरेशन से पहले पेशेंट का क्या था और पोस्ट मतलब ऑपरेशन के बाद कैसा है अभी, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें नर्सिंग मैनेजमेंट या नर्सिंग केयर प्लान में करनी होगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रिवेंशन की। तो प्रिवेंशन में सबसे पहला रेगुलर स्क्रीनिंग करानी पड़ेगी। अब स्क्रीनिंग इन द सेंस कि रेगुलरली चेकअप के लिए आना पड़ेगा, राइट, कि मतलब हम डॉक्टर शुड नो द पेशेंट विल ओके और नॉट, क्योंकि सर्जरी हुई है, कैंसरस चीज़ थी, अभी कैसा है, अभी ठीक है या नहीं, वापस से रीग्रोथ हो रहा है कि नहीं, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, रेगुलर स्क्रीनिंग करनी है। नेक्स्ट इज जेनेटिक काउंसलिंग एंड टेस्टिंग। जेनेटिक काउंसलिंग कैसी है, टेस्टिंग करनी है कि नहीं करनी है, ये सब चीज़ों पे ज़्यादा इफेक्ट डालना है, ठीक है। आफ्टर दैट लाइफस्टाइल एंड न्यूट्रिशन। लाइफस्टाइल एंड न्यूट्रिशन इन द सेंस कि उसका लाइफस्टाइल कैसा है, उसका डाइटरी चार्ट कैसा है, इफ़ ही हैड बैलेंस डाइट और नॉट। और सबसे ज़्यादा तो हमको सॉफ्ट डाइट ही देखनी है और स्मोकिंग को टोटली क्विट करना। डू नॉट स्मोक इफ़ द पेशेंट इज सफर फ्रॉम कैंसर, नेवर स्मोक, क्योंकि वो हमारे पूरे सिस्टम को इम्बैलेंस करता है, पूरे सिस्टम में ये चीज़ें डालता है। सो दैट स्मोकिंग हमेशा क्विट करने का ही एडवाइस करना है। और एस्पिरिन
और बेबी एस्पिरिन एवरी डे, टेक एन एस्पिरिन। एस्पिरिन इन द सेंस कि ये जो चीज़ है इसको आपको ना प्रॉपर वे में चेकआउट करना है। रोज़ आपको ये देखना है कि एस्पिरिन सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए ही यूज़ की जाती है वैसे जनरली, पर आपको ये अपने सिम्टम्स रिलीफ करने के लिए, फॉर एग्जांपल पेन रिलीफ, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन होगा तो इस जगह पे आपको ये लेना होगा। सो ये सब चीज़ें प्रिवेंट करने के लिए आपको यूज़ करनी है, ठीक है। सो लेट्स गेट समराइज्ड, दैट्स ऑल फॉर टुडे। लेट्स समराइज ऑल दोज थिंग्स। तो हमने आज क्या पढ़ा, कोरेक्टल कैंसर पढ़ा, कोलोरेक्टल कैंसर। उसमें हमने देखा कि कहाँ से ऑरिजिन हो रहा है, किधर से कैंसर हो रहा है और उसको कैसे हील करना है, कैसे देखना है, ठीक है। कॉलर में किस पोर्शन में हो रहा है, ये सब चीज़ें देखी, उसको क्या क्या बोलते हैं ये देखा। उसके बाद हमने देखा कि इसके इटियोलॉजी क्या है। इटियोलॉजी इसकी एज होगी, डाइट होगा, जेनेटिक डिसऑर्डर होंगे, फैमिली हिस्ट्री होगी, फैमिली जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकते हैं, पर्सनल हिस्ट्री होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाएगी, इटियोलॉजी के अंदर। आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस अबाउट द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हमने इसके साइन एंड सिम्टम्स देखे। तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं, वोमिटिंग, नोजिया, वाइट लॉस, रेक्टल पेन, एब्डोमिनल पेन, डिस्टेंशन, क्रैम्प्स, ब्लोटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, ब्लडी स्टूल, ये सारी चीज़ें होंगी। ओके, देन आफ्टर दैट वी कम टू दी पैथोफिजियोलॉजी, कि हमने पैथोफिजियोलॉजी में सिम्टम्स मतलब स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिक वे में हमने उसकी पैथोफिजियोलॉजी करी। इसमें किसी भी रिस्क फैक्टर या इटियोलॉजी को लेकर हमने डिस्कस किया कि ये रिस्क फैक्टर या इटियोलॉजी की वजह से कैंसरस सेल ग्रो हो रही है, फिर वो उसकी वजह से ये सिम्टम्स शो हो रहे हैं, फिर अपने जो कार्सिनोमा सेल है वो और ज़्यादा अपने आप को ग्रो करके कैंसर लीड कर दे रही है, कैंसर कॉज कर दे रही है। उसके बाद हमने देखा मैनेजमेंट में हमने तीनों तरीके से देखा। मेडिकल मैनेजमेंट में सारे जो कोई स्पेसिफिक मैनेजमेंट नहीं होता है, इसका सीधा सर्जरी ही प्रेफर करते हैं, बट स्टिल इफ देयर इज मेडिकल मैनेजमेंट तो हमको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही करने होते हैं। डायग्नोसिस में भी हमने यही चीज़ें डिस्कस की। डायग्नोसिस में हमने लेबोरेटरी टेस्ट के बारे में डिस्कस किया। लेबोरेटरी टेस्ट होंगे और सिटी स्कैन, MRI, एक्सरे, ओके, कोलोनोस्कोपी, ये सारी चीज़ें होगी। देन मैनेजमेंट में हमने जो सर्जरी से देखा तो उसमें 3 तरह की सर्जरी होगी। हेमिकोलेक्टॉमी और एक कॉलोनेक्टॉमी, और दूसरा जो तीसरा था वो लेप्रोस्कोपी सर्जरी होती है, जो कि स्मॉल इंसिजन लगाकर, मतलब स्मॉल थोड़ा सा कट लगाकर उस जगह के अंदर मशीन इंसर्ट करके उस जगह, मतलब जितनी जगह पे हुआ है उसी जगह को रिमूव करके वापस से उसको इंसिजन को पैक कर देते हैं, ठीक है। देन कीमोथेरेपी देनी है, ठीक है, कोलोरेक्टल कैंसर के लिए। इम्यूनोथेरेपी यहाँ पे आप लोगों के लिए नया है, नया कुछ नहीं है इसमें BCG इंजेक्ट करते हैं, बैसिलस कालमेट-ग्यूरेन एक इंजेक्शन होता है वो, उसमें कैंसर के इंक्लूड जो उसका जो एंटीडॉट है वो यूज़ करते हैं ताकि ये जो कार्सिनोमा कैंसर है ये सारी चीज़ें रिबिल्ड ना हो। ओके, देन रेडिएशन थेरेपी, ठीक है। आफ्टर दैट वी कम टू द नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में मैंने आपको बताया कि प्रोसीजर जितने भी हैं उनकी केयर करना, और प्री और पोस्ट दोनों ही चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है आपको। प्री में आपको देखना पड़ता है इनटेक आउटपुट, पेशेंट की सर्जरी रिलेटेड सारी चीज़ें, और आपके उस सर्जरी के बाद आफ्टर द सर्जरी NG ट्यूब्स, सर्जिकल ड्रेन, इंसिजन जो हुआ है, मतलब जहाँ कट है वहाँ उसका केयर करना, ये सारी चीज़ें देखते हैं, ठीक है। फिर कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना हो वाइल कफिंग, वाइल टर्निंग, वाइल मतलब कफ कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि जो कोरेक्टल वहाँ पे उस एरिया में इफेक्ट आए, क्योंकि हम जब खांसते हैं तो हमारे स्टमक से ही हम सांस ब्रीथ आउट करते हैं, सो दैट उस जगह पे कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। टर्न हो रहे हैं तो नहीं, अगर डीप ब्रीदिंग ले रहे हैं तो भी हम ऐसे करके खींचते हैं तो उस कंडीशन में भी ये चीज़ें इफेक्ट ना करें। देन हम बात करते हैं इसके प्रिवेंशन की। तो प्रिवेंशन में हमको रेगुलर स्क्रीनिंग करानी है, जेनेटिक काउंसलिंग करनी है,
ओके, लाइफस्टाइल एंड न्यूट्रिशन को भी देखना है, स्मोकिंग क्विक करनी है और एस्पिरिन लेना है. So that's all for today. Tomorrow we'll continue the liver cancer. Okay. So thank you class. Thank you.